हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेंसिबल फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने अगले चैप्टर के बारे में जिसका नाम है एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। अब ये अलग अलग जो सिलेबस है आपका, अलग अलग जो आपके कोर्सेज हैं उसमें अलग अलग नाम से दिया हुआ है। अगर मैं बात करूं बी फार्मेसी की तो उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है आपका एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव के नाम से। लेकिन वहीं अगर बात करूं हम डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर हम बात करें बीएससी इन नर्सिंग तो वहाँ पे चैप्टर दिया गया है आपका ड्रग्स यूज्ड फॉर कफ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम अलग अलग है लेकिन पढ़ना हमें सब एक ही चीज़ है, वो है हमारा कफ के लिए यूज़ होने वाली ड्रग्स या फिर यू कहो एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव। ये स्पेसिफिकली सिर्फ दो कैटेगरीज के बारे में बात की जा रही है और जो हम बात करते हैं ड्रग्स यूज फॉर द कफ तो इसके अलावा भी जो कैटेगरी है एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसिव उनके बारे में बात करते हैं और हम पूरे कफ के बारे में जो बात करें जो ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव ये क्या है? ये दो कैटेगरी हैं उन ड्रग्स की जो यूज़ की जाती है कफ के लिए, लेकिन सिर्फ कफ के लिए दो कैटेगरी ही नहीं है, इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगरी है, तो हम उसमें जिक्र करेंगे इनका। तो ताकि ये चैप्टर जो है आपका ना सिर्फ बी फार्मेसी के लिए रहे बल्कि ये सारा आपके जितने पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन के लिए सफिशिएंट रह सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, कफ इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म दैट एंश्योर रिमूवल ऑफ म्यूकस, नॉक्सियस सब्सटेंस एंड इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। वन बाय वन इसके वर्ड टू वर्ड इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। सबसे पहले इसने बोला है कफ इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म कि ये तो आपको बचाने का मैकेनिज्म है, लेकिन कैसे? कफ इतना अच्छा कैसे? मतलब कफ हमें प्रोटेक्ट कैसे करके रखता है? तो सिंपल सी बात है इसका कि कफ जो है हमारी इम्यूनिटी के ऊपर बेस है, ये हमारा इम्यूनिटी का एक रिस्पॉन्स है। जैसे ही हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कोई भी इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करता है तो हमारी इम्यूनिटी क्या चाहेगी? उसे हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करना। और उसे एक्सपेल हम कैसे कर सकते हैं? कफ के द्वारा, खांस के हम उसे बाहर फेंक सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कैसा मैकेनिज्म है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बुखार का होना जरूरी है। बुखार क्यों होता है? बुखार किस लिए होता है? वो भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। जब आपकी बॉडी में कोई फॉरेन बैक्टीरिया वायरस एंटर करता है तो हमारी बॉडी चाहती है उसे किल करना, हमारे इम्यून सिस्टम उसे किल करना चाहता है। तो कैसे किल करना चाहता है? अलग अलग मैकेनिज्म है, जिसमें से एक मैकेनिज्म होता है टेम्परेचर को रेज करके। ठीक है, तो टेम्परेचर को रेज करके उसे किल करना चाहते हैं। इसका मतलब आपका जो इम्यूनिटी मैकेनिज्म है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक उसी प्रकार कफ भी अच्छी चीज़ है, यानी कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, हमें बचाने के लिए होता है। दैट एंश्योर क्या करता है ये कफ? रिमूवल ऑफ म्यूकस, जो हमारी बॉडी से क्या रिमूव करता है? म्यूकस। जो म्यूकस हमारे लंग्स के अंदर डिपॉजिट होता है, नॉक्सियस सब्सटेंस, कोई भी अनचाहा पदार्थ जो हमारे लंग्स के अंदर या ब्रोंकाई या ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट है, एंड एनी इन्फेक्टिशियस ऑर्गेनिज्म दैट प्रेजेंट इन लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अगर प्रेजेंट है तो कफ उसे बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ओकर ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ, अब कैसे होता है ये बता रहा है, मैकेनो एंड कीमो रिसेप्टर्स, हमारे जो थ्रोट के अंदर मैकेनो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स होते हैं उनके एक्टिवेट होने की वजह से जो है हमें कफ आता है। एंड स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग्स, जो हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं लंग्स में, जब वो एक्टिवेट होते हैं हमारे तो उससे क्या होता है? हमें कफ का प्रोडक्शन होता है या कफ आता है। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। तो कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसके लिए कफ के लिए यूज होती हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका फेरेंजल डीमल्सेंट्स। फेरेंजल डीमल्सेंट्स, इसके नाम से पता चल रहा है फेरेंजल यानी कि फेरेंक्स की बात हो रही है, ट्रैकिया की बात हो रही है। एंड डीमल्सेंट्स मतलब कि जो उसे सूद करने के लिए यूज किया जाए, आपके फेरेंक्स को जो सूदिंग इफेक्ट दे, ठीक है, उसे हम कहते हैं फेरेंजल डीमल्सेंट्स। तो इसमें देखो जैसे हैं लोजेंजिस, कफ सिरप, ल्यूकोराइस, इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे आगे डिटेल में। ठीक है, तो ये एग्जांपल रहेंगे आपके फेरेंजल डीमल्सेंट्स के। दूसरी हमारी कैटेगरी है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट जो बाहर की तरफ एक्सपेल्ड करेगी, जो म्यूकस को बाहर एक्सपेल्ड करने में हेल्प करेगी। इसकी भी दो सब कैटेगरीज हैं, वन इज म्यूकोकाइनेटिक एंड अनदर इज म्यूकोलाइटिक्स। देखो म्यूकोकाइनेटिक, म्यूको मतलब म्यूकस और काइनेटिक मतलब जो उसको मोशन में लेके आए, जो उसकी काइनेटिक्स कराए, यानी कि म्यूकस को बाहर निकाले। ठीक है, दैट इज म्यूकोकाइनेटिक्स। कैसे करती है? उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं या फिर उसके अंदर क्या करती है? वाटर का एडिशन करती है। वाटर की एडिशन होने की वजह से क्या होता है? उसे इजीली बाहर एक्सपेल्ड आउट किया जा सकता है ना, वो थिक नहीं रहा। म्यूकोलाइटिक्स क्या करते हैं? जैसे नाम से पता चल रहा है म्यूको प्लस लाइटिक्स, म्यूकस को तोड़ने वाली ड्रग। जो म्यूकस है जब आपका टूटेगा तभी तो पतला होगा, तभी तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी, इसी वजह से उसे बाहर निकालना ईजी रहेगा। तो एक्सपेक्टोरेंट की दो कैटेगरी आपकी म्यूकोकाइनेटिक एंड म्यूकोलाइटिक्स। इसकी ड्रग्स रहेंगी आपकी सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, ग्वानाफेनेसिन, टोलुबाल्सम एंड अमोनियम क्लोराइड, ये रहेंगे आपकी म्यूकोकाइनेटिक। और म्यूकोलाइटिक में रहेंगे आपकी ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन। म्यूकोकाइनेटिक के अंदर वैसे मैंने ग्वानाफेनेसिन को जो है अंडरलाइन किया हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है एफडीए। ये एक बार जीपैट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो एक्सपेक्टोरेंट है और वो एफडीए अप्रूव्ड हो। तो सिर्फ एक ही ऐसी ड्रग है, एक ही ऐसा एक्सपेक्टोरेंट है, आप यूं कह सकते हो, जो कि एफडीए के द्वारा अप्रूव किया गया है, दैट इज ग्वाफेनेसिन।
ये कैसी आपकी FDA द्वारा अप्रूव की हुई एक्सपेक्टोरेंट है। इनमें से बाकी कोई भी एक्सपेक्टोरेंट FDA ने अप्रूव नहीं की। अब अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है तो उसमें से FDA ने नहीं की हुई भाई। गुआफेनेसिन FDA ने अप्रूव कर रखी है। उसका थर्ड कैटेगरी आती है आपकी एंटीटसिव, ठीक है। इनको मेनली दूसरा इनका नाम क्या है, कफ सेंटर सप्रेसेंट, जो आपके कफ सेंटर को स्प्रेस करे। कफ सेंटर आपके ब्रेन के अंदर या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स हैं, जैसे आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, उनको जो स्प्रेस करे वो आपके क्या होते हैं, एंटीटसिव होते हैं। इसकी तीन कैटेगरी हैं। फर्स्ट इज ओपियोइड, जो ओपियोइड से डराई हुई हो। दूसरी है नॉन ओपियोइड और तीसरी है एंटीहिस्टामिन। ओपियोइड के एग्जाम्पल रहेंगे आपकी कोडीन एंड फेल्कोडीन, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में शायद हम कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं। जो चैप्टर है ओपियोइड वाला हमारा प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी उसमें आपको बताया था कि ओपियोइड ड्रग्स कौन सी होती है, नॉन ओपियोइड कौन सी होती हैं, ओपियोइड के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं, कब कब ये यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में सब डिस्कशन हो चुका हमारा वैसे ऑलरेडी, जो हम 4th सेमेस्टर की फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे। नॉन ओपियोइड में आता है हमारा नोस्कैपिन एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन। आपने अगर कफ सिरप की जो शीशी आती है, आप जो दवाई लेके आते हो पीने के लिए, कफ सिरप जो लेके आते हो, उसके अंदर आपने अगर वहाँ पे देखा होगा उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा एक मेंशन होता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। देखना ये जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो कैसा होता है, नॉन ओपियोइड एंटीटसिव होता है। उसके अलावा एंटीहिस्टामिन में आ गया आपके क्लोरफेनेरामीन, डाइफेनेड्रामीन। एक तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फन और दूसरा डाइफेनेड्रामीन, ये जरूर होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट। डाइफेनेड्रामीन एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट देता है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फन एंटीटसिव इफेक्ट देता है। जो कफ में राहत दे डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, और डाइफेनेड्रामीन एलर्जिक जो कफ होती है, एलर्जी की वजह से जो हो रही है ना, वो कौन सा होता है आपका, डाइफेनेड्रामीन। और प्रोमेथाजीन, ये सारे आपके एंटीहिस्टामिन है। कुछ एंटीटसिव ऐसे होते हैं जो ब्रोंकियो को डायलेट करते हैं, ब्रोंकाई को भी डायलेट करते हैं। वो कौन से आपके ब्रोंकाई डायलेटर, अस्थमा के अंदर हमने पढ़ा, सीओपीडी के अंदर हमने पढ़ा, और अब दोबारा से इनका जिक्र आ गया कफ वाले चैप्टर के अंदर, दैट इज साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालिन। ये आपके एंटीटसिव जो है, लेकिन क्या है, ब्रोंकियो डायलेटर, आपके ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं, ठीक है जी। चलो वन बाय वन इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है आपका फेरेंजियल डिमलसेंट। फेरेंजियल डिमलसेंट जैसे मैंने बताया, जो आपके फेरेंक्स को शूद करे, है ना, आपके ट्रैकिया को जो शूद करने का काम करे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, शूद द थ्रोट एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। ठंडक का एहसास करता है, शूदिंग इफेक्ट देता है आपके थ्रोट के अंदर, और क्या कराता है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लेमेशन है, जो रेडनेस है, जो ईचिंग है, उसे क्या करता है, रिड्यूस करता है। अब खास के जो गला छिल जाता है, अगर आपने सुना होगा कि गला छिल गया खास के, तो उसके लिए जो हमारा गला छिलता है, उसके लिए यूज़ किए जाने वाले जो भी होते हैं हमारे फेरेंजियल डिमलसेंट्स होते हैं। प्रोवाइड सिम्प्टोमेटिक रिलीफ इन ड्राई कफ। ड्राई कफ, सूखी खांसी की वजह से जो गला छिलता है, उसमें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देता है, यानी कि हमारे सिम्टम को रिलीव करता है, डिजीज को ट्रीट नहीं करता है, ठीक है भाई। सबसे पहला एग्जांपल इसका लोजेंजेस। अब लोजेंजेस क्या होते हैं, आपने देखा होगा, जो छोटी छोटी टैबलेट्स के रूप में आते हैं, ये चीवेबल होते हैं और माउथ के अंदर डिजोल्व होते हैं। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, मेडिकेटेड टैबलेट intended to dissolve slowly in mouth to stop cough temporary। कुछ टाइम के लिए कफ को रोकता है या यूं कहो शूदिंग इफेक्ट देता है। चीविंग टैबलेट के रूप में आता है। इसके एग्जांपल अलग अलग है, जैसे विक्स है। विक्स के बारे में आपने सुना है, क्या मेडिकेटेड ही टैबलेट ही है वो। दूसरा हमारा स्ट्रेप्सिल्स है, मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ स्ट्रेप्सिल्स भी है। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे लोजेंजेस का काम करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि शूदिंग इफेक्ट देते हैं हमारे थ्रोट के अंदर। इसके अलावा सेकंड रहेगा आपका कफ ड्रॉप्स। अब कफ के अंदर भी शूदिंग इफेक्ट होता है, ये भी आपको कूलिंग सेंसेशन देती है, राहत देती है। जो आपका कफ की वजह से जो खिचखिचाहट होती है ना आपके गले के अंदर, जो जलन होती है, उससे ये रिलीव करती है। तो रिलीव कफिंग एंड प्रोवाइड कूलिंग फीलिंग ऑफ कूलिंग ये देती है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आपकी ल्यूकोराइज। तो ल्यूकोराइज की जो रूट होती है, रूट ऑफ ल्यूकोराइज कंटेन ग्लाइकोराइजिन, ये उसका एक कंपोनेंट होता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में ले लिया जाए तो नुकसानदायक भी होता है उतना ही। तो ये क्या करता है, डिक्रीज स्वेलिंग, यानी कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है आपके थ्रोट के अंदर, एंड डिक्रीज कफ, आपके कफ को भी कम कर देता है, ठीक है। उसके बाद ये था हमारा फेरेंजियल डिमलसेंट। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेक्टोरेंट की। जैसा मैंने बताया था, नाम से पता चल रहा है कि एक्सपेक्टोरेंट का मतलब होता है जो एक्सपेल्ड करे, किसे, म्यूकस को आपके लंग से एक्सपेल्ड करे। दो तरीके के होते हैं, म्यूकोकाइनेटिक एंड म्यूकोलाइटिक्स, उन्हीं के बारे में जिक्र करते हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं, हेल्प इन रिमूविंग स्पूटम, बलगम की बात कर रहा है, स्पूटम बाय रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम। स्पूटम की विस्कोसिटी को, उसके गाढ़ेपन को कम करता है, ताकि उसे आसानी से बाहर निकाला जा सके। अब इसकी दो कैटेगरी है, म्यूकोकाइनेटिक, जैसा नाम से पता चल रहा है, म्यूकस प्लस काइनेटिक, उसकी मूवमेंट को जो बढ़ा दे। तो इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन। अच्छा, इनका दूसरा नाम ये भी होता है, ब्रोंकियल सिक्रीशन इनहेंसर, क्योंकि ब्रोंकाई के अंदर जो सिक्रीशन है म्यूकस का, उसे इनहांस कर दिया इसने, उसके सिक्रीशन को बढ़ा दिया, या उसके अंदर वाटर का एडिशन कर दिया, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम हो गई। तो उसने क्या होगा, हमारा वो म्यूकोकाइनेटिक्स होगा, उसे बाहर आसानी से बाहर फेंका जा सकता है।
अनदर वन इज म्यूकोलाइटिक, जैसे नाम से पता चल रहा है म्यूको प्लस लाइटिक, म्यूकस को जो लाइसिस करे, जो तोड़ने का काम करे, वो होते हैं आपके म्यूकोलाइटिक। देखो दोनों का तरीका अलग है, दोनों ने विस्कोसिटी को कम किया है। इसने कैसे कम किया, वाटर का एडिशन कर दिया, उसमें सिक्रेशन बढ़ा दिया, तो उससे क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी, उसका गाढ़ापन कम हो गया। म्यूकोलाइटिक क्या करता है, म्यूकस को तोड़ता है, जो ठीक है, जो म्यूकस के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है। कोई भी डाइसल्फाइड बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट होते हैं, अब किसी के बीच अगर बॉन्ड टूटेगा तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो कम होगी ना, तो ठीक उसी प्रकार इसकी विस्कोसिटी कम होती है। डिजॉल्व थिक म्यूकस, डिजॉल्व वेरियस केमिकल बॉन्ड तोड़ता है एंड रिड्यूस विस्कोसिटी, इस प्रकार इसकी विस्कोसिटी कम होती है और क्या देता है, म्यूकोसिल्यूरी क्लियरेंस, आपके म्यूकोस को क्लियर करता है। तो ये था आपका एक्सपेक्टोरेंट। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंटीटसिव, एंटीहिस्टामिन, जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट रह गए, एंटीटसिव, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडाइलेटर, इनके बारे में बात करते हैं और साथ ही साथ देखते हैं इनका मैकेनिज्म क्या होता है। एक्सपेक्टोरेंट हो गया, अब चेक करते हैं कि इनके दोनों का मैकेनिज्म क्या है। तो ये था हमारा एक्सपेक्टोरेंट। अब बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट के मैकेनिज्म की, कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखो जैसे मैंने बताया कि एक्सपेक्टोरेंट की दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट इज म्यूकोकाइनेटिक एंड अनदर वन इज म्यूकोलाइटिक। म्यूकोकाइनेटिक क्या करेगा, काइनेटिक मतलब मूवमेंट में लेके आना, वो म्यूकस को मूवमेंट में लेके आएगा जिससे इजीली बाहर उसे एक्सपेल्ड आउट किया जा सके। और म्यूकोलाइटिक लाइसिस मतलब उसे तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा म्यूकस का, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होगी और उसे आसानी से बाहर एक्सपेल्ड किया जा सकता है। म्यूकोकाइनेटिक का देखते हैं, इट इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन, ब्रोंकाई से जब सिक्रीशन इंक्रीज होगा तो म्यूकस का जो कंटेंट है वो बढ़ जाएगा, या फिर यूं कहो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसे आसानी से बाहर एक्सपेल्ड कर देंगे। तो इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन विच लीड टू रिड्यूस इन विस्कोसिटी एंड इंक्रीज ट्रांसपोर्टेबिलिटी, अब उसे आसानी से बाहर ट्रांसपोर्ट कर देगा, यानी कि एक्सपेल्ड किया जा सकता है। वहीं बात करें म्यूकोलाइटिक की, तो म्यूकोलाइटिक तीन तरीके से काम करता है। देखो फर्स्ट है क्या है इसके अंदर, कि अगर इसके अंदर क्या करे, H2 का कंटेंट इंक्रीज करे, ठीक है, अगर म्यूकस के अंदर वाटर कंटेंट इंक्रीज हो जाए तो भी उसकी विस्कोसिटी कम होगी। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, डिक्रीज सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड, डिक्रीज कहो या इसको ब्रेक कहो, कि जब सल्फर सल्फर के बीच में जो बॉन्ड है उसे अगर तोड़ा जाए तो उससे भी क्या होगा, बॉन्ड अगर टूट रहा है तो वीक होगा, उसका जो स्ट्रेंथ है उसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जिसका एग्जांपल मैंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है, एसिटाइल सिस्टीन इसी तरीके से काम करता है। तो एसिटाइल सिस्टीन क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है म्यूकस के। तीसरा मैकेनिज्म है साइलोम्यूसिन ऑफ स्मॉलर साइज, यानी कि जब म्यूकस को छोटे म्यूसिलेजियस साइज में, स्मॉलर साइज के अंदर तोड़ दिया जाए। तो इसका एग्जांपल है ब्रोमोहेक्सिन। देखो ये आपका स्पूटम है या यूं को म्यूकस का एक वो है थिक, तो इसने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ दिया, जिसकी वजह से इसे अब आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। तो तीनों की तीनों चीज़ क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर रही हैं आपकी विस्कोसिटी को, और इसकी वजह से क्या होगा, इसे ईजी टू एक्सपेल्ड किया जा सकता है। ये देखो ये जैसे लेयर है म्यूकस की, और म्यूकस के बीच में क्या होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है सल्फर का, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्ट्रेंथ हो जाती है, उस थोड़ा हार्ड होता है वो। इसी वजह से अगर हम इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो क्या होगा, अगर इसे ब्रेक कर दिया जाए तो इसकी विस्कोसिटी कम होगी, और विस्कोसिटी कम करने से क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ कम, और इसे बाहर आसानी से बाहर एक्सपेल्ड किया जा सकता है। इसका एग्जांपल याद रखना क्या है, एसिटाइल सिस्टीन इस मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कंपिटिटिव एग्जाम से जीपैट और नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिटाइल सिस्टीन इस मैकेनिज्म से काम करता है, ठीक है। तो ये था आपका म्यूकोलाइटिक और म्यूकोकाइनेटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली कैटेगरी की, जो हमारी एंटीटसिव। तो जैसा मैंने बताया था कि एंटीटसिव क्या करते हैं, आपके कफ सेंटर को स्प्रेस करती हैं, है ना। देखो स्प्रेस कफिंग, आपके कफिंग को स्प्रेस करती है। अनदर वन इज इनहिबिट कफ रिफ्लेक्स बाय स्प्रेसिंग सेंटर इन मेडुला, जो आपका कफ सेंटर प्रेजेंट होता है मेडुला के अंदर, उसको स्प्रेस कर देगा। वो स्प्रेस होगा तो जो कफ का रिफ्लेक्स आता है वो नहीं आएगा, उसे रोक देगा, ये उसे इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, अवॉइडेड इन चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। 1 ईयर के जो नीचे के जो एज के बच्चे होते हैं उनके अंदर इसे अवॉइड किया जाता है एंटीटसिव को, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है, अलग अलग जो इसके ADR हैं, जो इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, वही इसके पीछे रीज़न होते हैं कि भाई जो इसे हम अवॉइड करते हैं चिल्ड्रन के अंदर। देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। सबसे पहला है ओपियम डेरिवेटिव। अब इसकी 3 कैटेगरी थी, है ना, ओपियम डेरिवेटिव, नॉन ओपिएड और आपके ब्रोंकियोडाइलेटर। तो पहला को हम देखते हैं ओपियम डेरिवेटिव, यानी कि जो ओपियम से ड्राइव्ड होते हैं, जो ओपियम आपका पॉपी प्लांट होता है उससे जो ड्राइव होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ये जो ड्रग्स कैसे काम करती है, स्प्रेस कफ सेंटर वाया म्यू रिसेप्टर्स इन CNS, जो आपके CNS के अंदर म्यू रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। अब जो आपके ओपियोइड जो ड्रग्स होते हैं किस तरीके से काम करती हैं, म्यू, कापा, डेल्टा और सिग्मा रिसेप्टर, इन 4 रिसेप्टर्स के थ्रू काम करती है। तो जो आपकी ओपियम डेरिवेटिव जो ड्रग्स हैं, वो जो आपके एंटीटसिव है ओपियम डेरिवेटिव, वो कैसे काम करेगी, वाया म्यू रिसेप्टर। तो म्यू रिसेप्टर के थ्रू काम करेगी और उससे क्या होगा, डिक्रीज म्यूकस सिक्रीशन, म्यूकस के सिक्रीशन को कम कर देगी, ठीक है भाई। ADR क्या क्या है इसका, देखो यूफोरिया, यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ हैप्पी एंड सैडनेस, कभी खुशी कभी गम वाला जो जोन है, तो वो होगा आपका यूफोरिया। हाई है मतलब बहुत ज़्यादा खुश या फिर बहुत ज़्यादा सैड, दैट इज
यूफोरिया। हाइपोटेंशन, अब आपके सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है, आपकी बॉडी को डिप्रेस कर देगा ये हाइपोटेंशन, यानी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब कि आपकी हार्ट रेट के अंदर डिक्रीज होना। नेक्स्ट इसका एडीआर क्या है, डिपेंडेंस, यानी कि ओपियम डेराइव जो ड्रग्स ली जाती हैं वो डिपेंडेंस कॉज करती है, यानी कि आपको उसका एडिक्शन हो सकता है, आपको उसकी डिपेंडेंसी हो सकती है। और लास्ट है इसका कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करती हैं आपकी ओपियम डेराइव्ड जो एंटीटसिव ड्रग्स हैं। नॉन ओपियम, अब नॉन ओपियोइड जो ड्रग्स होती हैं वो किसके थ्रू काम करती हैं, वो काम करती है आपकी सिग्मा रिसेप्टर के थ्रू, ठीक है। और इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि ये क्या करती है, नो एनाल्जेसिक इफेक्ट, कोई एनाल्जेसिया नहीं होता इसका, नो डिप्रेशन, यानी कि सीएनएस को भी डिप्रेशन नहीं किया, आपके डिजीनेस वगैरह नहीं आएगी इससे आपकी, नो एडिक्शन, कोई एडिक्शन नहीं है, कोई डिपेंडेंस भी नहीं है, एंड नो कॉन्स्टिपेशन, यानी कि इसके एडीआर कम है कंपेरेटिव टू ओपियम, ठीक है भाई। ये दो कैटेगरी होगी हमारी एंटीटसिव की। थर्ड कैटेगरी हमारी ब्रोंकियोडाइलेटर, जो एंटीटसिव तो है ही है, साथ ही साथ आपके ब्रोंकियोडाइलेटिंग इफेक्ट भी देती है। अब आपने अस्थमा और उसमें सीओपीडी दोनों के अंदर आपने पढ़ा होगा कि क्या करते हैं ब्रोंकियोडाइलेटर्स, ब्रोंकाई को डायलेट करती हैं। अगर ब्रोंकाई आपकी डायलेट हो रही हो, साथ ही साथ आपने कोई ऐसी ड्रग दी जो आपके एक्सपेक्टोरेंट हो, एंटीटसिव हो, तो क्या करेंगे, आपके म्यूकोस को बाहर आसानी से, अगर दो ड्रग्स का आप कॉम्बिनेशन दे रहे हो तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा म्यूकस को बाहर निकालने के लिए, एक जिसने ब्रोंकाई को डायलेट किया और दूसरा जिसने म्यूकस को बाहर एक्सपेल आउट किया, तो इसलिए हेल्पफुल होती है कॉम्बिनेशन में देने के लिए। रिलैक्स स्मूथ मसल्स ऑफ एयरवे, एयरवे जो हमारा थ्रोट से लेके हमारी एल्वियोलाई तक जाता है, पूरे के अंदर स्मूथ मसल्स जो हमारी प्रेजेंट होती हैं उसे रिलैक्स करती हैं। दूसरा डायलेट एयर पैसेज, अब जो एयर पैसेज है हमारा, एयर का आने जाने का जो रास्ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसे डायलेट करती है, जिसकी वजह से ईजी टू एक्सपेल कर सकते हो आप म्यूकस को, अगर इसे कॉम्बिनेशन के अंदर दिया है। तो ये था हमारा एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसिव, या यूं कहो ड्रग्स यूज्ड फॉर द कफ। आई होप आपको समझ में आया होगा यह चैप्टर, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्यूरी आपकी रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।